साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पे। साथियों, अभी तक हड़प्पा काल की 2 वीडियोस अपलोड कर दी जा चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने उन पार्ट्स को देख लिया होगा और अच्छी तरीके से समझ भी लिया होगा। उस पार्ट को हम लोग आगे की तरफ लेकर के चल रहे हैं और मैं शायद हो सकता है कि एक पार्ट इसका और अपलोड करूं और उसके साथ ही हमारी सिंधु सभ्यता की जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो किसी भी बिगनर्स के लिए और किसी भी ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो अपना रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी हद तक लाभप्रद हो सकती हैं। तो चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था और वो सारे अन्य काम कैसे करते थे। धार्मिक जीवन भी साथ साथ हम लोगों ने देखा। आज जो हम टॉपिक लिए हुए हैं और जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कुछ है माप तोल का, इनके छोटे छोटे की पॉइंट्स बना दिए हैं मैंने यहाँ पे। तो माप तोल में हम लोग देखते हैं क्या क्या परिवर्तन उस समय थे और क्या क्या चेंजेस थे आज की अपेक्षा। तो पहली तो बात आपको ये ध्यान रखने वाली है कि वहाँ जो बाट जो तोलने के काम आते हैं 16 की इकाई में हुआ करते थे। अब 16 का इकाई होने का क्या मतलब है? जैसे आज हमने सभी चीज़ों को यूनिट में ले लिया है, मतलब हम हर चीज़ को एक यूनिट में लेते हैं, एक का ही मल्टीपल होता है, एक का ही गुणांक होता है, चाहे वो 10 किलो का बाट हो या फिर 500 किलो का बाट, जितना भी हो सकता है। तो वैसे वहाँ पर 16 किलो का यूनिट होता था। 16 यूनिट थी उस समय, ये कह सकते हैं आप। 16, 32, 64 यानी कि जो भी होगा आगे 16 का मल्टीपल ही होगा। तो इस प्रकार से बाट बटा हुआ करते थे और साथ ही पैमाने के अवशेष भी पाए गए हैं। एक जैसे आप देख सकते हैं आज का जरीब जैसा कुछ लंबा डंडा सा, जिस पर कुछ मैथमेटिकल पॉइंट्स या अंक लिखे हुए होते थे, जिससे गणना करने में या नापतोल करने में आसानी होती थी। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में हुआ करती थी। आगे की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं मृदभांड, जो उस समय के बर्तन थे। साथियों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट उस समय का था वो था कुम्हार का चाक का प्रयोग। तो मिट्टी से ही सारे काम ज़्यादातर हुआ करते थे, क्योंकि धातु का उतना बड़ा ज्ञान उस समय तक था नहीं। कुछ गिनी चुनी धातुएं ही थी जो उस समय चर्चा में रहती थीं और प्रयोग में लाई जाती थीं। तो कुम्हार का चाक महत्वपूर्ण पॉइंट था और उसी से बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे। वो मृदभांड सामान्य तौर से लाल या गुलाबी, उनका जो रंग होता था उस पर लाल रंग का या गुलाबी रंग का पेंट होता था और उन पे काले रंग से अलंकरण यानी कि कुछ डिज़ाइन वगैरह बना दिए जाते थे। तो सामान्य प्रकार का अलंकरण भी वहाँ देखने को मिल सकता है और साथ ही और जो अलंकरण आप देख सकते हैं तो वो किसी प्रकार की ज्यामितीय आकृति हो सकती थी या फिर वृक्ष आदि चीज़ों के चित्र उस पर बना दिए जाते थे। नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि चित्रण वाले बर्तनों की संख्या कम मिली है। ऐसा नहीं है कि ये कम ही हों, लेकिन जो उत्खनन के दौरान अभी सामग्री मिली है उसमें ये पता चलता है कि जिस पर चित्रकारी की गई है, चित्र बनाए गए हैं, उन बर्तनों की संख्या सामान्य बर्तनों की अपेक्षा थोड़ी कम है। अब देख लेते हैं वहाँ की मोहरें। मोहरें मतलब सील। तो लघु लेखों के साथ साथ पशुओं के चित्र भी अंकित, ये पहली खास बात थी इसकी। तो उस पर क्या होता था कि छोटे छोटे कुछ बातें लिख दी जाती थी और उसके साथ ही किसी पशु का या वृक्ष का चित्र भी उस पर बना दिया जाता था और इस प्रकार की लगभग 2000 मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये चलता है कि उस समय सील भी हुआ करती थी, मोहरें हुआ करती थी और उनका भी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं देखने को। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं कला एवं स्थापत्य। साथियों, विशेष तौर से हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले चीज़ है वो है विशेष तौर से मूर्तियाँ, क्योंकि स्थापत्य तो आप लोग देखेंगे कि उस समय कोई ऐसी विशेष चीज़ें तो नहीं बनाई गई। स्थापत्य में आप केवल स्नानागार, अन्नागार और कुछ महत्वपूर्ण भवन ही देख सकते हैं। उन पर हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे जब हम शहर वाइज शहर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मूर्तियों की बात कर रहे हैं विशेष तौर से, और उसमें आप देखेंगे कि 3 प्रकार से मूर्तियों का निर्माण होता था। तो पहला उसमें था पाषाण मूर्तियाँ, यानी कि जो पत्थरों से बनाई जाती थी, पत्थरों को काट करके तराश करके मूर्तियाँ बना दी जाती थी।
इसमें लिखा है संभवतः शरीर के विविध अंगों को अलग अलग बनाकर मसाले से जोड़ा जा सकता था। माफ़ करिएगा, थोड़ा यहाँ पे राइटिंग प्रॉब्लम है। तो होता क्या था कि पूरी की पूरी मूर्ति एक साथ नहीं बनाई जाती थी और उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको अलग अलग बनाया जाता था और बाद में उन पार्ट्स को किसी मसाले के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में मूर्ति निर्माण किया जाता था। दूसरी बात आप देखेंगे धातु मूर्तियाँ। तो धातु आप देख चुके हैं कि अभी तक तांबा और टिन और उससे मिली हुई मिश्र धातु, जिसे आप लोग कांसा बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रयोग में लाई जा चुकी है। तो इसमें आप देखेंगे धातु से मूर्ति कैसी बनती थी। मधुच्छिष्ट विधि का प्रयोग, ये नाम आपको याद कर लेना है क्योंकि इस विधि से बाद में भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब बाद में बनने वाली जो महत्वपूर्ण मूर्ति हैं आप देखेंगे कि नटराज की मूर्ति। तो आपको ये बताना है कि नटराज की मूर्तियाँ किस काल में ज़्यादातर बनी हैं। ये आपके लिए आज का सवाल है जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और इसके साथ ही जो आगे लिखा हुआ है सुल्तानगंज, ये सुल्तीन हो गया, सुल्तानगंज है यहाँ पर। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा का निर्माण। तो सुल्तानगंज कहाँ पर है? तो ये दो जगह आपको विशेष तौर से लोकेट करनी है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अब होता क्या था, तो इसमें क्या करते थे, विशेष तौर से मोम के खाके होते थे, उनके अंदर धातु को गर्म करके भरा जाता था और बाद में ऊपर का मोम पिघलाकर हटा दिया जाता था और इस तरीके से अंदर की धातु की मूर्ति पूरी तरीके से तैयार हो जाती थी। तो ये देखेंगे आप। उसके बाद आपको अगला जो पॉइंट है वो देखना है मृण मूर्तियाँ। साथियों, ये शब्द मृण का मतलब है मिट्टी से। तो जो मिट्टी से बनने वाली मूर्तियाँ होती थी, अब कैसे बनती थी वो भी हम लोग देख लेते हैं साथ में। एक तो पक्की लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, उसको पका करके लाल पका दिया जाता था और उसका प्रयोग यहाँ पर कर लेते थे। कुछ को छोड़कर हस्त निर्मित हैं, मतलब जितनी भी मूर्तियाँ मिली हैं, अगर हम कुछ मूर्तियों को छोड़ दें तो ज़्यादातर मूर्तियाँ उस समय की हस्त निर्मित थी, मतलब हाथ से ही बनाई गई वो मूर्तियाँ थी। स्त्री मूर्तियाँ ज़्यादा तथा प्रभावशाली हैं। यहाँ पे दो बातें आपको देखनी है। एक तो स्त्रियों की जो मूर्तियाँ मिली हैं पुरुषों की अपेक्षा वो ज़्यादा मिली हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि शायद तब का शासन मात्र सत्तात्मक रहा हो और वो प्रभावशाली भी रही हैं। मतलब उनकी जो गणना की गई है, गठन किया गया है, वो अपने आप में स्पेशल है। आदमी को जो बनाया गया या आदमी की जो मूर्ति बनाई गई वो सामान्य तौर से या तो सींग सहित बनाई गई, उसके सींग दर्शाए गए हैं और उतना उसका गठन सही से नहीं किया गया है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पुरुष मूर्तियों में कोई विशेष रुचि नहीं है, ये मैं अभी बता ही चुका हूँ, क्योंकि जो उसका गढ़ने का ढंग है उससे पता चलता है कि शायद वो लोग इस प्रकार की मूर्तियों में इंटरेस्टेड नहीं थे। पशु मूर्तियाँ संख्या में अधिक। मानव मूर्तियाँ तो मिलती हैं साथियों, लेकिन उसके साथ साथ जो पशु पक्षियों की मूर्तियाँ मिलती हैं वो कहीं ज़्यादा संख्या में मिलती हैं। अब देखिएगा नीचे एक पॉइंट, एक विशेष प्रकार की कांचली मिट्टी को कांच के चूर्ण में मिलाकर आग में पकाया जाता था। कांचली मिट्टी थी वो, और उसको आग में पकाने के बाद ये ऐसी हो जाती थी जैसे कांच जैसा। इससे अलग अलग प्रकार की उस समय चीज़ें बनाई जाती थीं, जैसे नग, ताबीज़, अंगूठी और इस प्रकार की ऐसी चीज़ें, और साथ ही मूर्तियों का निर्माण भी इसमें किया जाता था। अब देख लेते हैं हम हड़प्पा की लिपि और तकनीकी ज्ञान। साथियों, ये तो आपको पता ही है कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो अपने आप में एक स्पेशल सभ्यता थी। आपको अभी हम लोग एक चीज़ पे और चर्चा करेंगे यहाँ पर, जो हमारी भारत की गौरवशाली इतिहास की एक सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि कैसे कितनी बड़ी सभ्यता अब विलुप्त हो जाती है, उसका पता भी नहीं चलता। यहाँ तो जो कुछ लोग हैं, राज्य हैं छोटे छोटे, वो अपने को अलग तरीके से बिहेव करते हैं और समझते हैं, लेकिन प्रकृति की जो छवि है वो अपने आप में अलग है, और उसके न जाने कितने नमूने हमारे इतिहास में दफन हैं। तो इतनी बड़ी सभ्यता कैसे एक अंधकार के गर्त में चली गई, कुछ नामो निशान उसका नहीं मिला, तो ये अपने आप में एक अलग बात है। चलिएगा, तो पहले देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि। साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाषा और लिपि में दोनों में अंतर होता है। भाषा बोलने का ढंग होता है, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका, और लिपि जो है वो भाषा को व्यक्त करने का तरीका है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इस लिपि में लगभग 400 अक्षर थे। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लगभग 400 साढ़े 400 अक्षर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और ये चित्राक्षर के रूप में है, यही से पिक्टोग्राफ, पिक्चर आप समझते हैं ना, पिक,
तो वहाँ से लिया गया है। ग्राफिक मतलब चित्र से होता है। तो पिक्टोग्राफ यानी कि कोई विशेष प्रकार के अक्षर ऐसे नहीं मिलते जैसे ऐसे अनार, आ से आम, इस प्रकार के, या ABCD। तो वहाँ जो आकृतियाँ मिलती हैं वो कुछ चित्र के रूप में मिल जाते हैं। जैसे आम का चित्र मिलता है, मछली का चित्र मिलता है। तो इस प्रकार के चित्र छोटे मोटे वहाँ पर मिल जाते हैं, वृक्ष के चित्र, ये सब। यह लिपि ब्रूस्टोफेडन या गोमूत्रिका लिपि है। ये सामान्य तौर से पता चल गया, लेकिन उस लिपि के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई ये पता नहीं चल पाया साथियों। तो यहाँ पर जो लिपि है वो ब्रूस्टोफेडन है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारी हिंदी जो लिपि है, लिपि मतलब लिखने का ढंग, तो ये बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और जैसे उर्दू लिपि है तो वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता में, उसका लिखने का ढंग कुछ इस प्रकार से है कि ये पहली लाइन दाएं से बाएं की तरफ, और जब दूसरी लाइन लिखी जाती थी तो वो बाएं से दाएं की तरफ, फिर दाएं से बाएं की तरफ, और फिर बाएं से दाएं की तरफ। इस तरीके से एक सर्पिलाकार सिस्टम बन जाता था। वैसे तो एक एक दो दो लाइन ही मिली हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी एक से ज़्यादा लाइनें मिली हैं वहाँ इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, ये तो हम लोग अभी देख ही चुके हैं। इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1925 में LA बेडल ने किया है। साथियों, ये आपके लिए की पॉइंट हो सकता है। जबकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि का पहला नमूना था, पहला जो मॉडल था, वो मिल गया था 1853 में। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, 1923 तक, जब तक इसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया, 1923 तक सारी लिपि ये चर्चा में आ गई, प्रकाश में आ गई। और उसके 2 साल बाद LA बेडल ने इसको पढ़ने का प्रयास किया। और उसके बाद साथियों न जाने कितने लोगों ने इसको पढ़ने का, सफलतापूर्वक पढ़ने का दावा किया, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कोई सफलता नहीं मिल पाई है। अब देख लेते हैं शिल्प और तकनीकी ज्ञान में वो लोग कैसे काम करते थे, ये सारी चीज़ें। पहली बात, मिश्र धातुएं बनानी शुरू कर दी थी। ये साथियों हम लोग पीछे से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। कुछ ही चीज़ों को आपको बड़े बारीकी से समझना है और कंक्लूजन खुद ही निकालना है, क्योंकि हर बात को एक्सप्लेन करना या हर बात को लिख करके दिखाना या हर बात को सुनाना, ये शायद किसी के बस की बात ना हो। तो इसलिए आप अपना वीडियो सुनते हुए दिमाग खोल करके रखें और कान भी खोल करके रखें, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि क्या सिस्टम था। तो अभी हम पीछे पढ़ करके आ रहे थे, क्योंकि इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और कांस्ययुगीन सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 धातुओं का मिश्रण करके कांसा तैयार किया गया, और वो धातुएं थी तांबा और टिन। दूसरी बात, सूती वस्त्र। अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि उसमें सूती वस्त्रों के कुछ छोटे छोटे पार्ट मिले हुए हैं। और वो पार्ट कैसे मिले हुए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सूती वस्त्रों का इस्तेमाल भी उस समय शायद और संभवतः किया गया होगा। नाब, मोहरे, आभूषण इत्यादि बनाए जाते थे। अब उनकी तकनीकी में आप लोग देख सकते हैं कि पानी में चलने के लिए जो यातायात होता था, उसके लिए नाव, मोहरें होती थी, सील, किसी भी चीज़ पर ठप्पा लगाने के लिए, और आभूषण अलग अलग प्रकार के। सामान्यतः आभूषण दोनों ही लोगों द्वारा पहने जाते थे, पुरुषों द्वारा भी और महिलाओं द्वारा भी। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए वो अपने कुशल थे अपने आप में। चाक का प्रयोग, तो साथियों मिट्टी के बर्तन आप देखते हैं कि पहले से ही बना करके चले आ रहे हैं। और जैसे ही कोई भी चीज़ आती है तो साथियों आप लोग रिवाइज ज़रूर कर लिया करें। जैसे यहाँ पर चाक का प्रयोग आया, मिट्टी के बर्तनों की बात आई, तो आप फिर पीछे की तरफ थोड़ा सा माइंड कास्ट करें और देखें कि वहाँ पर हमने देखा था कि लाल रंग का पेंट होता था और उस पर काले रंग से डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ईंटों के भट्टों का प्रयोग, साथियों अगर कोई भी सभ्यता या कहीं भी अगर ईंटों का प्रयोग हो रहा है तो इसका तात्पर्य ये भी निकाला जा सकता है कि वहाँ पर उस प्रकार की ऐसी प्रकार की कोई व्यवस्था रही होगी जिसमें ईंटों को पकाया जा सके। तो वैसे ही ईंटों को पकाने के लिए उस समय भट्टों का प्रयोग भी होता था। अन्य प्रकार के छोटे छोटे सामान, तो इसके अलावा ये हुई मोटी मोटी बातें, लेकिन इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग न जाने कितनी छोटी छोटी चीज़ें अपने प्रयोग में लाते थे, दैनिक प्रयोग में, जिसमें सीसा, कंघा और उस्तरा, इस प्रकार की छोटी छोटी जो तकनीक से युक्त चीज़ें हैं वो सब अपने प्रयोग में वो लाते थे। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सिंधु सभ्यता अपने आप में एक डेवलप सभ्यता थी। वो एक दुर्भाग्य रहा, और दुर्भाग्य इस प्रकार का रहा कि इतनी बड़ी सभ्यता न जाने किन कारणों से
अभी तो कारण भी पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है और उसको विलुप्त होना पड़ा। तो हम लोग जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उससे कुछ सीखें भी, तो यही मेरा आज का कंक्लूज़न था। साथियों, हम लोग कल फिर उपस्थित होंगे आपके सामने इसका कंक्लूड करने के लिए और इसका एक कंक्लूज़न लाने के लिए, और इस तरीके से 4 पार्ट में हमारी सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने जो इसके छोटे जो शहर हैं उनके बारे में जो छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे हड़प्पा से हमें क्या चीज़ें मिली हैं, वो सब क्या मिली हैं, उसको भी लाने का प्रयास अपनी वीडियोज़ में करूँगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे साथियों।